हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। के अंदर और डीपीआर के दफ्तर से जो लोग हैं वो आपको सूचित करेंगे। यू आर वेलकम टू कम देयर एनी टाइम। यू आर वेलकम टू मीट एनी वन ऑफ अस, टू जॉइंट CEOs एंड एडिशनल CEO मैडम हेमा शर्मा, मैं तो हुई तो कभी भी मिले हैं, कभी भी फ़ोन करे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके माध्यम से आई एम ऑल्सो टेलिंग माई ऑफिसर्स टू बी ओपन टू मीडिया। हम लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उद्देश्य हमारा सेम है, तो वी विल बी कम्प्लीटली एक्सेसिबल। और जो आपकी समस्या है या जो आपका ऑब्जर्वेशन है, दैट ऑब्जर्वेशन वी विल टेक इट टू लॉजिकल एंड। और आपको लोगों को भी अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी इस बात का विश्वास दिलाना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और पूरी पारदर्शिता से होगी और उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं कि एक तो हम चाहते हैं कि सी-विजिल ऐप है, कई चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी हम लोग वो करें, पब्लिसिटी करें और मैक्सिमम डाउनलोड करवाएं। पहले तो आप लोगों के, आपके जो पत्रकार बंधु हैं उनके पास, सबके पास सी-विजिल ऐप होना चाहिए। बिकॉज सी-विजिल ऐप से कोई भी चीज़ आप देखते हैं और आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसको अपलोड कर सकते हैं और 100 मिनट के अंदर एक्शन विल बी टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटीज़ एंड वी ऑल्सो हैव इनपुट कि कितनी कंप्लेंट्स हैं एंड वी वुड बी द। देश में लोकसभा आम चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा के आम चुनावों की तिथियों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 19 अप्रैल को पहला चरण, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को पांचवा चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को अंतिम और 7वें चरण को लेकर वोटिंग की जाएगी। साथ ही साथ 4 राज्यों के 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। इस दौरान चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी डिटेल्स दे दी है कि किस तरीके से 7 चरणों में इस बार भी मतदान करवाया जाएगा। 19 अप्रैल से जहां पहले फेज की वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 जून तक 7वां चरण जो होगा वो समाप्त हो जाएगा वोटिंग को लेकर। साथ ही चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी गई है। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे राहुल का रुख कर लेते हैं।
अब तो सस्पेंस भी खत्म हो गया राहुल, सारी डिटेल्स भी चुनाव आयोग द्वारा दे दी गई है। 7 चरणों में इलेक्शन होगा, जैसे पिछली बार 2019 में हुआ था, इस बार भी उसी तरह से होगा। डिले जरूर हुआ है, लेकिन अब जिस पल का इंतजार था सभी पार्टियों को, जिनको राजनीति में दिलचस्पी है, उन सभी लोगों को, वो भी खत्म हुआ। सही कह रही हैं आप कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद जो सस्पेंस रहता है कि आखिर में चुनाव कब होगा, उसको जरूर ख़त्म हो चुका है। और अब क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होने हैं और दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में छठे फेज में यहाँ पर चुनाव होना है 7 लोकसभा सीट के लिए, और हर एक अलग अलग जहाँ डेमोग्राफिक स्थिति के अनुसार ही वहाँ पर चेंजेस किया गया है, या वहाँ पर देखा जाए तो चुनाव उनको कितने फेस में, किस जगह पे, किस कॉन्स्टिट्यूंसी, किस स्टेट में कराना है, उसके ऊपर पूरा फैसला आ चुका है। रही बात, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से अब तैयारियां कर दी गई, लेकिन अब जो सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पर, अब चुनावी जो पार्टियां हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अब चुनाव मैदान में उतरेंगी। चुनाव मैदान में उतरने के बाद, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा कमोवेश यदि देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से किया गया है, अभी कुछ अभी उम्मीदवारों के अभी बाकी है, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने घोषणाएं तो यहाँ पर कर दी है, लेकिन अब असली मुद्दा होता है कि मुद्दों को लेकर के, और किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष के ऊपर हमलावर होती है। इन सभी चीज़ों को ही लेकर के अब देखा जाए तो चुनावी रैलियां होंगी, चुनावी सभाएं देखने को मिलेगी, उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री की अब रैलियां देखने को मिलेगी, उसके साथ ही साथ गृह मंत्री की मिलेगी। उसके अलावा यदि देखा जाए विपक्ष के नेता, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा रैलियां देखने को मिलेगी अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि 2024 का चुनाव एक कहा जाए कि बड़े स्टेक के लिए यहाँ पर फाइट होगी। क्या यहाँ पर इंडी गठबंधन, INDIA गठबंधन जो है, INDIA गठबंधन सुपरसीड कर पाएगा एनडीए को, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, 2014 फिर उसके बाद 2019 में मोदी सरकार आई, 2 बार रिपीट की, उसके बाद 2024 में एक तरफ एनडीए के लिए साख है कि अपने जो सत्ता है उसको रिटेन करें, दोबारा से लौट करके आए, तीसरी बार सरकार बनाएं, बीजेपी सरकार बनाए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये एनडीए के लिए एक साख का विषय रहेगा। वहीं विपक्ष के लिए एक बड़े स्टेक की यहाँ पर के लिए फाइट वहाँ पर विपक्ष कर रहा है। विपक्ष एकजुट तो दिखाई दे रहा है, विपक्ष एकजुट करने की कोशिश भी यहाँ पर रह रही है। तमाम कुछ घटक दल वहाँ पर मिल करके फाइट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ अलग भी हो गए, आपने देखा होगा टीएमसी वगैरह अलग भी हो गए, उसमें इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होकर के अलग उन्होंने फाइट करने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़े स्टेक के लिए अब ये कहा जाए तो विपक्ष यहाँ पर फाइट कर रहा है अपने वजूद को लाने के लिए, वजूद को मेंटेन करने के लिए। 2014 से पहले यदि आप देखें तो यूपीए अलायंस जिस तरीके से सरकार बनी थी, तो अब क्या वही देखना होगा कि 2014 से पहले की जो पूरा विपक्ष था वो एकजुट होकर के यदि फाइट करता है तो क्या 2024 में वो अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एकजुट होकर के फाइट कर रहे हैं और दोनों तरफ से स्टेक यदि देखा जाए तो दोनों तरफ से स्टेक यहाँ पर है, चाहे वो एनडीए गठबंधन को लेकर के है, एनडीए को अपना साख जो है मेंटेन करना है, उनको अपनी तीसरी बार उनको जीत करके आना है। वहीं जो इंडी गठबंधन है या तमाम जो विपक्षी हैं वो उनका ये भी है कि वो कहीं लौट करके और 2024 में अपनी सरकार बनाए। तो अब देखना ही होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि 4 जून को ही जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि जनता को कहा जाता है कि जनता जनार्दन है और जनता ही इसमें फैसला करेगी कि आखिर में किसको जीतने की मार्क देती है, किसको यहाँ पर जिता करके लेकर के आती है, उत्तीर्ण कौन होता है इस 2024 के फाइट में। तो ये एक बड़ा बिंदु रहेगा जिसकी कि अब शुरुआत भी हो चुकी है, अब नॉमिनेशन होगा। लेकिन राहुल, इस बार की जो ये चुनावी लड़ाई होगी, ये चुनावी लड़ाई के मुद्दों पे लड़ाई होगी या फिर चेहरे की लड़ाई होगी? एनडीए वर्सेस INDIA अलायंस होगा या फिर पीएम मोदी वर्सेस ऑपोजिशन होगा?
और देखिए, आप मुद्दों की यदि बात करें तो तमाम मुद्दे हैं। यदि आप अभी से ही आगाज देखें तो विपक्ष के पहले मैं मुद्दों की बात करता हूं तो विपक्ष सीए के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा यदि देखा जाए, विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पर महंगाई, इन्फ्लेशन को लेकर के यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहा है। ये सारे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष अपने तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरने की कवायद में है। लेकिन उसके साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ फाइट जो है क्योंकि रीजनल स्तर पे भी होती है, तो रीजनल के भी मुद्दे कई एक जगहों पे जैसे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन स्थानीय मुद्दों को भी लेकर के सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कवायद रहती है। लेकिन ओवरऑल जो बड़ा एक फाइट रहता है कि इसमें सीए हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, इन सभी को लेकर के विपक्ष जरूर घेरने की कोशिश यहाँ पर सरकार की लगी हुई है। लेकिन यहीं पर सरकार की यदि बात किया जाए तो सरकार सीए को अपना हथियार बनाने की, इसीलिए आपने देखा होगा कि सीए का ऐलान, सीए को लागू करने का बाद उस समय किया गया जिस समय आचार संहिता लागू होने के ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर सीए को लागू करने की बात की गई। सीए हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, राम मंदिर को, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को भी लेकर के सरकार भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। उसके अलावा जो सरकार ने अपना काम किया है पूरे इस कार्यकाल के दौरान, जितनी चाहे वो हाईवेज बनाने से लेकर के या तमाम जो योजनाएं, परियोजनाएं सरकार लेकर के आई है जनता के बीच में, या पीएमएचवाई हो गया, या आप देखें उज्ज्वला हो गई, इन सभी मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के सरकार यहाँ जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष के ऊपर हावी होने की कोशिश सरकार की तरफ से करेगी। अब रही बात इंडिया गठबंधन विपक्ष की बात किया जाए या विपक्ष और पीएम मोदी, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी है, फेस बड़ा है यहाँ पर नाम, क्योंकि यदि आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के, मैं क्योंकि कल जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था, मैं जनता के बीच में गया, जनता सीधे यदि कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। तो अब ये देखना ये होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है और विपक्ष वहां पर एकजुट होने की कोशिश भी जो कर रहा है, क्या उस बड़े चेहरे को ये फाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी एक बड़ी लकीर आपको खींचनी होगी, विपक्ष को लकीर खींचनी पड़ेगी। तो ये देखना होगा कि क्या ये लोग खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, दोनों तरफ से कोशिश है कि अपनी जो साख है उसको कहीं सीधे तौर पे मेंटेन किया जा सके, उसको अपना बना सकें। और ये कोशिश आप देखेंगे तो इसमें एक और मुद्दा मैं भूल गया था, जैसे ये विपक्ष ईडी के मुद्दे को भी लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको कि लेकर के कोशिश है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता ही जानती है। और जनता इस समय यदि देखा जाए तो बहुत साइलेंट वोटर है इस समय। आप यदि पूछते हैं, आप यदि जानकारी लेना चाहते भी हैं तो गोल मटोल सा जवाब वहां पर देता है, क्योंकि जनता वहां पर जो भी जाती है जवाब देने के लिए, तो जब ईवीएम के बटन दबाती है उसी समय वो अपना जवाब वहां पर जाकर के देती है। और कुछ इस पे अनुमान लगाना पाना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।